नमस्कार। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोजन भारती और मैं लेकर आया हूं आपके लिए चुनावी चर्चा में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में हुई कांग्रेस के सीईसी की बैठक की। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक हो रही है। 2 दिन से ये बैठक चल रही है, जिसमें राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल समेत वहाँ के अध्यक्ष कमलनाथ और बाकी नेता भी शामिल हैं। सभी को इंतजार है कि कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलेगी। जाहिर है बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब कांग्रेस पे दबाव तो जरूर है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बाइट सुनाते हैं आपको और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। क्या कहना है कमलनाथ का? लगभग 60 सीटों पर चर्चा करिए, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी, इसके बाद फौरन है जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। और जितनी चर्चा होए उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उभर के आती हैं। तो आप कमलनाथ को सुन रहे थे, कहा उन्होंने कि श्राद्ध के बाद यानी 15 तारीख को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, कई दिनों से मंथन चल रहा है। 60 नाम, जैसा कि आपने सुना, खुद कमलनाथ ने कहा कि 60 नाम हम तय कर चुके हैं, अब नामों का ऐलान बाकी है। कुछ चीज़ों पर, कुछ सीटों पर जरूर मामला फंसा हुआ है, लेकिन बहुत सारी सीटें क्लियर कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर को भी जो सीईसी की बैठक है वो मध्य प्रदेश के मसले पर हुई थी कांग्रेस की, और उस दिन कमलनाथ ने कहा था कि करीब 140 सीटों पर उस दिन चर्चा हुई थी। आज कमलनाथ ने कहा कि 60 सीटों पर चर्चा हुई है। अभी जो अब हमें जानकारी ये मिल रही है बाबा कि 150 सीटें ऐसी है लगभग जिस पर अब नाम करीब फाइनल हो चुका है। अब केवल इंतज़ार है कि 15 तारीख से 15 अक्टूबर से जब नवरात्र का दिन शुरू होगा, कांग्रेस ने बिल्कुल ऐलान किया है, रणदीप सुरजेवाला ने आज कहा, जो प्रभारी हैं वहाँ के, कि नवरात्र के दिन कांग्रेस की पहली सूची आएगी। पहली सूची का मतलब ये है कि हम ये मानकर चल रहे हैं बाबा कि 150 सीटें ऐसी हैं जिस पर लगभग अंतिम मुहर लग चुकी है। ये वो सीटें हैं जो या तो सिटिंग सीटें हैं कांग्रेस की, जिनमें ज़्यादातर अब जो कांग्रेस के पास 96 सिटिंग सीटें हैं, उसमें से माना जा रहा है कि 80 से 85 विधायकों को, वर्तमान विधायकों को ही टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा वो सीटें हैं जहां पर एक ही नाम आए थे, जिस पर कोई और विवाद नहीं था, वो ऐसी सीटें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस काफ़ी दिनों से हारती आई है और उसको भी काफ़ी सोच विचार करके उस पर उम्मीदवार फाइनल किया गया है। 15 तारीख को जब लिस्ट आएगी तो ये अभी नहीं पता है कि क्या उसी दिन सभी 230 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी कांग्रेस, या फिर 150 सीटें या तकरीबन उसके आसपास सीटें घोषित होंगी, और जो बाकी बची सीटें हैं उसका अगली सूची में, जो दूसरी सूची आएगी, उसमें उसका ऐलान किया जाएगा। बीजेपी ने अब तक 4 सूची जारी की है और उसमें 136 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। तो जाहिर है कांग्रेस पर दबाव है, लेकिन कमलनाथ ने बिल्कुल साफ किया है कि काफ़ी सोच विचार करके हर सीट पर, एक एक सीट पर मंथन करके हम लोग अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर रहे हैं। और समय काफ़ी है, अभी 21 अक्टूबर से हम जानते हैं कि नामांकन शुरू होना है, तो समय है और इसलिए और भी बैठकें होंगी। और इसलिए आज मैं बता दूं कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस वॉर रूम जो यहां पर है दिल्ली में, वहां पर फिर से बैठक हुई मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की, जिसमें कमलनाथ के अलावा रणदीप सुरजेवाला और बाकी नेता वहां मौजूद थे। और माना जा रहा है कि जो बाकी बची कुछ सीटें हैं उस पर जो अभी कुछ अंतिम समय में कुछ चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, या उस पर और मंथन करना है, उस पर बैठक की गई है। तो 15 अक्टूबर को पहली लिस्ट आ जाएगी, ये अब तय हो गया है। अभी ये नहीं पता है कि उसी दिन सभी 230 सीटों के लिए नामों का ऐलान होगा या दूसरी सूची भी आएगी। जी प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम चीज़ों की जानकारी दी कि क्या क्या हो सकता है 15 तारीख को। तो 150 सीट के करीब 100 से ऊपर सीटों के नामों की घोषणा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले गांधी परिवार ने सबको ठगा और अब कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। कमलनाथ ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से झूठ बुलवा दिया। क्या है किस्सा,
ये आपको बताते हैं। शिवराज कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। ये मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते कि महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है। और अनुराग के पास चलते हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर भोपाल। अनुराग, कैसी तबीयत है आपकी, पहले ये बता दीजिए। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप चलिए, यदि आप ठीक है तो चर्चा कर लेते हैं। क्या ये आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही रहेगा, लेकिन 15 तारीख को 100 से 125 नाम आने की संभावना है कांग्रेस की। आप क्या कहना चाहेंगे? देर हो गई बहुत ज्यादा या चलिए सही है? जी बाबा, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों के लिए एक और सूचना दे दूं। ये ज़रूर है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही होता है, जिसमें से बीजेपी ने 136 नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की कोई लिस्ट नहीं आई है, लेकिन एक और गठबंधन हुआ है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का। और 178 सीटों पर बसपा ने और 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लड़ने का फैसला किया है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी एक सूची आ गई है। तो कुछ ऐसे इलाके महाकौशल के खास करके, या बाकी के विंध्य के इलाके, या बुंदेलखंड का इलाका, जहां पर बहुजन समाज पार्टी, देखिए दोनों दलों के बीच में मुकाबला तो रहता है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, लेकिन ये अपने आप में एक अनुराग माफी चाहता हूं, आपके माइक में कोई समस्या है, आप उसको ठीक कीजिए। तब तक एक और खबर पढ़ देता हूं। आप तस्वीरें देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। अब इस पे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देवश्री माली जी के पास चलेंगे, लेकिन अनुराग आप अपनी बात पूरी कर लें। जी बाबा, मैं ये कह रहा था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी एक खासा असर रखते हैं। और चूंकि अगर बहुत करीबी मुकाबला होता है तो ऐसे में कई बार दोनों के हाथों से सीट निकालने वाले समीकरण भी ये दोनों दल बना सकते हैं। इस लिहाज से इनकी सूची भी अहम होगी, महत्वपूर्ण होगी। और माइक में समस्या है, माइक फेल कर रहा बार बार। हम इसको ठीक कराते हैं। फिर देवश्री माली जी के पास चलते हैं। देव जी, आप ये बताएं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? क्या सस्पेंस क्यों बना हुआ है? बिल्कुल जी बाबा, ये एक बहुत ही रोमांचक कहानी है जिस पर फिल्म चल रही है अभी। ये सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जारी की और उसमें अपने हैवी वेट नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को उतारा विधानसभा के चुनाव में, तो फिर ये चर्चा चली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतारा जा सकता है, क्योंकि ये सब अपने अपने क्षेत्र मुख्यमंत्री पद के एक तरह से दावेदार के रूप में पेश हो रहे थे। तो सिंधिया जी उसमें पीछे नहीं रहे। इसमें इस विचार को बल तब मिला जब उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। शिवपुरी बीजेपी के समय में भी और कांग्रेस के समय में भी सिंधिया का अपने आप में एक गढ़ माना जाता है। सिंधिया परिवार का सदस्य वहां से जीतता है, तो लगा के ये सीट सिंधिया के लिए ही खाली की गई होगी। कल जब भोपाल में बैठक हुई, जो एक बीजेपी की टॉप लेवल की बैठक थी, उस बैठक के बाद जो खबरें लीक हुई थी, उसके आधार पर कुछ चैनल्स ने और कुछ समाचार पत्रों ने इस तरह की खबरें छपी, जिसका मकसद था कि सिंधिया ने बैठक में कहा कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये रात की बात है और सुबह होते होते तक सिंधिया के दफ्तर से एनडीटीवी के लिए भी मैसेज आया कि ये जो खबर चल रही है वो फेक है, और सिंधिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा और ये गलत है, पूरी तरह से निराधार है। तो देव जी, तो क्या मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आपको सिंधिया जी के यहाँ से फोन किया गया कि ये खबर गलत है कि सिंधिया
विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या इसका मतलब समझे कि क्या सिंधिया विधानसभा का चुनाव शिवपुरी से लड़ने के लिए तैयार हैं यदि पार्टी उनको टिकट देती है तो? मैसेज भेजा गया था उनके ऑफिस के स्टाफ से, वो मैसेज मैंने अपने यहाँ भेज, उसमें लिखा हुआ था कि जो इस तरह की खबरें आ रही हैं ये पूरी तरह से फर्जी हैं, साफ इसमें लिखा हुआ फर्जी है और ये गलत। तो इस बात फिर नया वही सस्पेंस और गहरा गया, तो फिर क्या सिंधिया चुनाव लड़ना चाहते हैं? अब हालांकि ये अभी सिंधिया जी से बात नहीं हो पाई है, ना ही कहीं से कोई बाइट आया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कल हमने मना नहीं किया है चुनाव लड़ने का। हालांकि अभी ऐसी भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि सिंधिया जी ने कहा कि वो किसी भी सीट से विधानसभा का चुनाव। सही है देव जी, आपके लाइन में कुछ गड़बड़ है। अब चलते हैं अनुराग के पास एक बार फिर से। अनुराग, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। सिंधिया को भी यदि मैदान में बीजेपी उतारना चाहती है, कभी होता है सिंधिया जी के यहाँ से आता है ना, कभी वो खुद ही उनके यहाँ उनके दफ्तर से कहा जाता है कि उन्होंने ना कभी नहीं किया है। ये क्या मसला है, बस समझाइए जरा। जी बाबा, पहले शायद जो मैं बात कह रहा था उसको 30 सेकंड में खत्म कर दूं। जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट के बारे में, तो उनकी सूची भी आ गई है और वो भी कई जगहों पर प्रभाव डाल सकती है। 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 178 पर बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। दूसरी बात जो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में पूछी, जब से उनकी बुआ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, लेकिन बीजेपी के हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि सर्वे में भी उनकी हालत बहुत ख़राब बताई गई थी। बहरहाल, तो ये बात ज़रूर चल निकली है कि हो सकता है शिवपुरी या ग्वालियर चंबल के किसी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े। हालांकि कुछ अखबारों ने ये ज़रूर छाप दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि हम पहले से कहते रहे हैं कि शिवपुरी या किसी अन्य सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज सुबह सुबह उनके दफ्तर से हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई है कि जिन अखबारों ने ये छापा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो गलत है। अब जाहिर सी बात है, इसका अभिप्राय यही उठता है कि हो सकता है वो चुनाव लड़े। बहरहाल, इसके बारे में तो आगे ही पता लगेगा। लेकिन मैं आपको दो और अहम खबरें दे दूं। जो कल हमने खबर दी थी कि मैहर से बीजेपी के जो विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, वो कांग्रेस में शामिल होंगे 15 या 16 तारीख को, तो इस खबर की पुष्टि हो गई है। आज नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ मैं दो और अहम खबरें बता रहा हूं। ग्वालियर चंबल संभाग से ही कांग्रेस के एक 6 दफ़ा के विधायक हैं, उनकी बीजेपी में बहुत बड़े स्तर पर बात हो गई है। पिछली बार मंत्री नहीं बनाए गए थे तो नाराज़ थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पाला बदला तब वो बीजेपी में नहीं गए थे, लेकिन अब हो सकता है शायद वो बीजेपी में चले जाएं। उनकी बातचीत चल रही है। और वहीं पर विंध्य के भी एक कदावर जो परिवार है कांग्रेस का, उसमें से भी एक सदस्य बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जो टिकट मिलने की प्रत्याशा में है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वहाँ पर भी दल बदल का दौर चालू है बाबा। तो ये जो दल बदल का है, ये तो चुनाव के समय देखने को मिलता ही है। लेकिन ये जो सिंधिया वाली खबर, मैं बार बार आता हूँ क्योंकि ऐसी खबर जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जो है हम सबको बहुत एक्साइट करती है कि क्या सिंधिया को लड़ाने के पीछे एक बार फिर से वही बात आएगी कि क्या बीजेपी अभी भी इन सांसदों में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रही है। बाबा, आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी एक खबर आई थी जब कांग्रेस की जीत हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली से खबर बहुत तेज़ी से दौड़ी थी और आप ही उस वक्त बतौर मेरे संपादक और एंकर बैठे थे और आपने मुझसे सवाल पूछा था और मैंने ये कहा था कि दिल्ली से खबर चली ज़रूर है, लेकिन भोपाल में निशातपुरा में कई बार ट्रेनें रुक जाती हैं, तो ये खबर वहाँ रुकती सी प्रतीत हो रही है और वो डिप्टी सीएम नहीं बने थे। दूसरी फिर से एक खबर अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में आई थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को टिकट नहीं मिलेगा। हमने और आपने चर्चा की थी और तब भी मैंने कहा था कि वो एक कद्दावर नेता हैं और जिस तरह से अभी ओबीसी को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, कोई ऐसा जोखिम नहीं उठाया जाएगा और शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा गुणागणित बनता है जब बीजेपी सत्ता में आ सकती है, उस हालात में भले ही आप बहुत सारे बड़े नाम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनको उतारा गया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को आप दरकिनार करके नहीं चल सकते। ये ज़रूर है कि कई सारे ऐसे नाम हैं जो आपको लगेगा कि अरे इतने बड़े नाम हैं तो मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में क्यों नहीं है, फिर चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय हों
या फिर प्रहलाद पटेल हों और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हों, कुर्सी तो एक को ही मिलनी है, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसमें शिवराज सिंह चौहान को कहीं से दरकिनार नहीं किया जा सकता। वो आज भी अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अहम नाम है। जरूर। जाते जाते देव श्रीमाली जी, आप क्या कहेंगे? सिंधिया बने चीफ मिनिस्टर, आप तो चाहेंगे आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर हो जाए? कभी कभी अपने कहावत है कि मन चीती कुछ और है, प्रभु चीती कुछ और। तो ये हम चाहते हैं कि ग्वालियर का सीएम बने, ये अलग बात है, लेकिन जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि सियासत कुछ और कहती है, अनुराग जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मध्य प्रदेश के अभी भी एकमात्र स्वीकार्य नेता हैं, हारेंगे जीतेंगे, सरकार बनेगी नहीं बनेगी नहीं कह सकते, लेकिन स्वीकार नेता के रूप में शिवराज सिंह चौहान है और उनको दरकिनार करके बीजेपी की सरकार नहीं बनाई जाती। आप दोनों ने मिलकर के अभी भी शिवराज यदि कहीं देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो गए कि चलिए अभी भी उनके नाम पर चर्चा हो रही है, भले बीजेपी ने इतने सांसद लड़ा दिए। देव जी आपका और अनुराग आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप छत्तीसगढ़ चलेंगे, जुल्फी के पास चलेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की खबर, छत्तीसगढ़ में भाजपा की चुनावी कैंपेन तेजी से आगे बढ़ रही है। भाजपा भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को चुनौती को मुद्दा देते हुए वो जो है वो इसका प्रचार कर रही है। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने एनडीटीवी से कहा कि कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना जो है वो अन्याय योजना है और उनकी सरकार बनी तो वो इसे हटा देंगे। क्या कहना है सुनील सोनी का, ये सुनते हैं, उसके बाद जुल्फी से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्ट जारी हो गई हैं, जिसमें 90 में 85 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और रायपुर से सांसद हैं सुनील सोनी जी, उनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। सुनील सोनी जी कैंपेन में जुट चुके हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का क्या रिस्पॉन्स? देखिए, जनता का रिस्पांस हमको बहुत मिल रहा है और इसका जो प्रमाण है परिवर्तन यात्रा। मेरे लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें हैं। एक अद्भुत परिवर्तन यात्रा का स्वागत हुआ। रात के 1 बजे जो है हमारी परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ था। लोग सड़कों पे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। और आज जो युवा वर्ग है, हमारी माता बहनें हैं, सारा वर्ग है, वो इंतजार कर रहा है कि कब हमको वोट देने का मौका आए और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं और यहाँ पर सरकार लाके जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जो घोटालों की सरकार है, जो युवा वर्ग का पीएससी घोटाले के माध्यम से जो है उसका हक छीनने वाली सरकार है, उस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। रायपुर लोकसभा के आप सांसद हैं, 9 सीटें इसमें आती हैं और पिछले जो चुनाव हुए थे और उसमें 2 भारतीय जनता पार्टी की। इस बार क्या लग रहा है, कितना चैलेंज है और कितनी सीटें बढ़ने की संभावना नजर आ रही है? निश्चित तौर पे हम ये 9 के 9 सीटें जीतेंगे। ये केवल बोलना इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये दावा है और ये मेरा दावा है, क्योंकि यहाँ पर जो रायपुर में 4 सीटें हैं और आसपास में जो हमारी सीटें हैं, धरसीवा है, आरंग है, अभनपुर है, बलौदा बाजार है, भाटापारा है। जिस प्रकार से इन लोकसभा में जो अपराधियों का जो आतंक रहा, जो गोली चलाई उन्होंने, जो जिस प्रकार से रेप हुआ आरंग के मंदिर हसौद के अंदर में, लॉ एंड ऑर्डर का विषय, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में जो है आज आरंग के अंदर में जो है मंदिर हसौद के अंदर में रक्षाबंधन के दिन में 2 बेटियों के साथ में रेप होना, एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे 6 साल की बच्ची के साथ में रेप होना। ये रायपुर शहर के चारों विधानसभा के और आसपास के सारे विधानसभाओं के लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आतंक है। यहाँ पर जो आतंकी सरकार है, जो एक वर्ग को संरक्षण देकर जो है वो अपराधियों को पकड़ती नहीं है, रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो इस कारण बहुत बड़ा आरोप है आतंकी सरकार। हाँ, आतंकी सरकार है, आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। और आप देखेंगे गांव के अंदर में सरपंच के पास में जो है वो नल में टोटी लगाने को पैसा नहीं है, विकास ठप्प पड़ा है। इन 5 सालों के अंदर में 1 रुपया नहीं मिला। अगर केंद्र का 15 वित्त और मनरेगा का पैसा ना हो तो सरपंच के पास में कुछ करने को नहीं है। तो ये सरकार के अंदर में विकास ठप हुआ और अराजकता बढ़ाई, किसानों को भी ठगा, सारे वर्गों को ठगा
तो अब ये सबको समझ में आ गया कि इस सरकार को बदलना है। कांग्रेस कह रही है कि किसानों के लिए बहुत काम किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर देखें तो किसान बहुत बड़ा फैक्टर है, धान बहुत बड़ा फैक्टर है, और कांग्रेस कह रही है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ, धान का समर्थन मूल्य दिया। तो आपकी सरकार अगर आती है तो क्या लगता है कि धान का जो अभी मूल्य मिल रहा है इतना मिलता रहेगा? निश्चित तौर पे हमारी सरकार आएगी, किसानों के ऊपर में और विशेष ध्यान दिया जाएगा। जुल्फी ने बड़ी लंबी बातचीत कर दी है, लेकिन अब जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, अब आप ये बताइए कि अब वहाँ पर क्या चल रहा है, किस ढंग का चुनाव प्रचार, बीजेपी उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? बाबा, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2 लिस्टें आ चुकी हैं, जिसमें 90 में से 85 प्रत्याशी उनके मैदान में हैं, और तमाम जो कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन सबको लगभग टिकट मिल चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सिर्फ कैंपेन को गति देने वाली बात है, और नामांकन की प्रक्रिया भी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रथम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। तो ऐसे में आज से जो 20 सीटें हैं प्रथम चरण की, उनमें नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 20 तारीख तक आखिरी है, और 23 तारीख को नामांकन वापसी होगी। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी बिल्कुल शांत है, क्योंकि अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस की सीईसी की बैठक दिल्ली में कल हुई थी, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, उनको लेकर बातचीत हुई थी, और उस बातचीत में ये निर्णय लिया गया कि कितने लोगों को टिकट पहले चरण में देनी है। तो जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि पितृपक्ष की जो बात पहले भी कांग्रेस कहती रही है, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने जैसा कहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मान रहे हैं कि शुभ मुहूर्त में ही टिकट का वितरण करेंगे। तो अब 20 जो प्रथम चरण में होनी है, उनको टिकट की 15 तारीख को घोषणा होने की संभावना बताई जा रही है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अपने कैंपेन शुरू होगी। तो छत्तीसगढ़ का एक एक दिन जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव जो है वो दिलचस्प मोड़ में आता जाएगा। आज जो सबसे बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया, जो एनडीटीवी से बात करते हुए रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि राजीव गांधी न्याय योजना, हालांकि ये पहले बोलते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि पूरी की पूरी अगर कांग्रेस पार्टी अगर देखें और कांग्रेस की सरकार देखे तो राजीव गांधी न्याय योजना को अपना तुरुप का इक्का मानती रही है, क्योंकि इसके जरिए छत्तीसगढ़ के 24 लाख किसानों को समर्थन मूल्य धान का दिया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ही जो राशि है वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ दी जाती है। तो अब इसको बंद करने की बात है, तो अब कांग्रेस इसे किस तरीके से लेती है वो आने वाला वक्त बाबा बताएगा कि कांग्रेस इसको किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाती है। जी जुल्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए भी और इस जानकारी के लिए भी। तो ये जुल्फी थे रायपुर से। तो चुनावी चर्चा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ बने रहिए।